मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठी, बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल पर लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति अमित तब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं अमित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ भी बहुत देखभाल वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी से पहले पसंद कर लिया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते का ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और इसी रात मैंने चीखों की आवाज़ सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाके देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन ही थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे अमित की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शौक से कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और जब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली चुकी थी, मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह और वह क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल से मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ वह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी कि और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली था इतनी बड़ी, ना कि जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगता था। मैंने बड़ा थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंख चौरसिया हो गई थी। मेरा कमर फूलों की कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिन बातें की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं नींद से गहरी नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह अमित प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो उठ चुका था। अमित बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वही पहनना है। वह मुझे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरी कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। अमित कमरे में जा चुका था, तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, अमित की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी से अंदर आ गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा था। अमित से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव के कुछ और की रस्मी रिवाज होते थे। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई थी।
और अमित मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कान दी। मैंने कहा, अमित, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अमित की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी मेरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। अमित, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है। यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया था। उसने सिगरेट निकाली और लाइट से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें खुली, शोर से खुली थी। वहीं एक लड़की की चीख पुकार अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और अमित को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, अमित, किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर अमित ने नज़र चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़के के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अमित को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से अमित की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर से मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने बैठ गई थी। डर की वजह से मैं अमित से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं गुजरा था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने अमित को शहर जाने के लिए जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और अमित मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़र चुरा रहा था। वह मुझे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ पर रह सकती थी? मुझे अमित की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरा जेठ ने अमित से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर अमित का चाय का कप हाथ में ही रह गया था। लेकिन मैं दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। अमित ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। अमित ने बहुत मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खर्च खींचकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया है। मैंने कहा, मुझे अपनी और अमित की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अमित को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह से सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा और मैं आश्चर्य से अमित की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा कि मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में अमित जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अमित ने पहले यह सब बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई थी। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही अमित कमरे में आया। मैं रोने लगी। मुझसे कहने लगा, इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बात करो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी। रात के वक्त चीखों की आवाज़ मेरी जान निकल जाती है। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अमित की बातें ने तो मुझे बहुत डरा दिया था।
मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। अमित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा, वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई तो तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। अमित शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे से सोने के लिए आई थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती थी। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसने चेहरे पर रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना में सिर हिलाने लगती थी और कहती कि मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि वही कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चीखने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई थी और दबे पाँव अपने कमरे से दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में जाकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। प्रताप यानी कि मेरे जेठ जी ने कमरे से आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच नहीं सकती थी कि वह ऐसा भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उनने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े संस्कार वाले थे। फिर यह आवाज़ें, मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती थी। मेरे आंखों के आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और औरतों के साथ नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कैसा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरा पूरा रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में सोच नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगी, अमित ने फ़ोन पर बात की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंसू सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि अमित तो वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी नहीं दिल कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही थी। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे से बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15 या 16 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उनके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने उनसे बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैंने उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने अमित को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाज़ें गांव के मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती है। मेरे मुंह से जो भी आ रहे थे मैंने सब अमित को कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान पर बंद रखना, जैसा हवेली में कभी सभी लोग रखते हैं, वरना तो प्रताप की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं अमित की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब कुछ पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था इस सब में। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देखकर मैं अपने चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे जेठ प्रताप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने मन में आया
और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक सुंदर कम उम्र मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसके घर वालों को पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। प्रताप एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म का बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, प्रताप साहब मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे जेठ गुस्से में उठा और उसका बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वाला का क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उस लड़की को बड़ी जोर से ज़मीन पर पटक दिया। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में रख लिया था। वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मैंने जेठ ने उन लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ उसकी भी चीख निकल गई। प्रताप तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे की उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि मुझे ढूंढता, मैं उसकी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूसी तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते में आई थी उसी रास्ते से उतर कर नीचे आई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे परी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई थी। मैं एक घने झोंपड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांसें ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो उस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि इस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त बस एक दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं बस में बैठ गई। पूरे रास्ते पर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा कर रखा था। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि IPS ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इन घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और प्रताप के साथ साथ अमित भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब अमित को से तलाक ले लिया था, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।